चैप्टर नंबर है 12 आपके पास एंड द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपने क्या चीज़ें स्टडी करनी है वो तो इस चैप्टर का टाइटल ही बता रहा है हमें। देखिए पहला लफ्ज़ है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है कि हम किसी चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि आप उस चार्ज के बारे में स्टडी तो करेंगे लेकिन वो चार्ज जो किस हालत में होंगे, रेस्ट की हालत में होंगे। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करने वाले हैं, उस चैप्टर का नेम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक यानी कि ये टोटल जो चैप्टर है, इस टोटल चैप्टर में आप चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करोगे। इसका मतलब ये है कि आपकी बुक के अंदर शायद कोई ऐसे टॉपिक्स भी हैं, ऐसे चैप्टर भी होंगे जहां पर आप चार्ज को मोशन की हालत में भी स्टडी करोगे। ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर दूसरा है, चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो चैप्टर एक ऐसे चैप्टर है जहां पर हम चार्जेस को स्टडी तो करेंगे बट रेस्ट वाले चार्जेस को नहीं। कौन से चार्जेस को, मोशन वाले चार्जेस को। तो आप यहां पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रो जो है, इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू चार्ज, लेकिन कौन से चार्ज, रेस्ट की हालत में है, चार्ज एट रेस्ट, उसको हम यहां पर स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक के अंदर क्या कर लेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। ओके। अब बेटा इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक की अगर हम बात करें तो आपको एक और चीज बता दें कि जो चार्ज होता है वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक कौन कौन से हैं। ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। लेकिन उससे पहले बेटा चार्ज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। चार्ज क्या चीज है असल में। अगर बेटा चार्ज की बात करें ना, तो चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सपोज दैट अगर मैं आपसे पूछूं भी, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपसे कोई आके पूछ ले भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपसे कोई आके पूछ ले ये चीज है जी, इसका मैस है, इसका मैस है, मार्कर का नजर आ रहा है मैस, ये मैस है इसका, अब इसका मैस क्यों है, एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, यानी कि फैक्ट है, हकीकत है, बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो जो चार्ज है या मैस है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये हकीकत में होती हैं बट हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हो या प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज हो, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाएगी। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर हम बेटा चार्ज की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हमें हमेशा वास्ता पड़ेगा एक चार्ज से, दैट इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इसके मुतालिक कुछ सीख लेते हैं। देखें, पहली बात, पॉइंट चार्ज के बारे में जो चीजें सिखाई जाती हैं जो आपकी बुक के अंदर भी हैं, दैट इज अ पॉजिटिव स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव स्मॉल जो टेस्ट चार्ज होता है, छोटा सा जो टेस्ट चार्ज होगा, उसको क्या नाम देंगे, पॉइंट चार्ज का नाम देंगे। अच्छा, पॉइंट चार्ज की मैं एक और आपको देता हूं कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कोई एक चार्ज है, वो चार्ज इतना डिस्टेंस पर पड़ा है, यानी कि सपोज दैट एक चार्ज इधर पड़ा है, एक चार्ज इधर पड़ा है, अगर उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि अगर आप इस चार्ज पे जाके उस चार्ज को देखते हैं और वो चार्ज आपको सिर्फ एक पॉइंट की फॉर्म में नजर आता है, एक नुक्ता लगता है, तो आप उसको भी पॉइंट चार्ज बोलोगे। यानी कि पॉइंट चार्ज जो यहां पे बुक में है ना, पॉइंट चार्ज इज अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वो छोटा चार्ज होता है, छोटे चार्ज को पॉइंट चार्ज ही बोलते हैं, बट बड़ा चार्ज भी पॉइंट चार्ज हो सकता है, लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आप अगर उसको वहां से जाकर देखो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिखना चाहिए, दैट इज आल्सो अ पॉइंट चार्ज। समझ आ गई बात। तो यहां पर पॉइंट चार्ज की बात कर ली। ओके, अब हम बेटा अगर बात करते हैं चार्जेस के बारे में, तो दो मेन चार्जेस आपने पढ़ रखे हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, रिपेल करता है।
और अगर हम बात करते हैं बेटा दो नेगेटिव चार्ज की, दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक का जो पहला लॉ ये है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड सेम चार्जेस जो होंगे, सेम चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, ओके जी। लेकिन बेटा अगर मैं आपको यह कहूं कि मेरे पास एक चार्ज पड़ा है यहां पे नेगेटिव, और इधर वाली साइड पर एक न्यूट्रल बॉडी पड़ी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्या ये इस बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी? करेगी। क्यों करेगी? नहीं। अब हमने इस बॉडी को कहा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल बॉडी है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी कितने हैं? 3। तो जब आप किसी नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लेके आओगे, करीब लाने से क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल बॉडी को भी। क्लियर हो गया बात? यानी कि जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब किसी चार्ज को लेके आ रहे हो तो चार्ज को न्यूट्रल बॉडी के करीब लाने से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? डाइपोल्स आर प्रोड्यूस, डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो डाइपोल के प्रोड्यूस होने से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगर बेटा हम यहां पर बात करते हैं कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं हम। हाँ जी, न्यूट्रल पे चार्ज नहीं होता। अब न्यूट्रल पे चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से तो वो न्यूट्रल है। समझ आई ना बात? लेकिन जब हम नेगेटिव चार्ज को लेके आएंगे उसके करीब तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की साइड पर आ जाएंगे और नेगेटिव जो होंगे वो दूसरी साइड पर चले जाएंगे, जिससे उसके 2 पोल बन जाएंगे और हम कहेंगे यहाँ पर डाइपोल प्रोड्यूस हो गए, तो नेगेटिव इन पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसी वजह से वो खींच रहे, वैसे नहीं खींचेंगे। ठीक है। अच्छा, हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड? चार्जेस प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं? चार्जेस को प्रोड्यूस करने का पहला एक मेथड होता है, दैट इज द रबिंग। आप उसको रब कीजिए। रब करने का मतलब रगड़िए। अगर आपके पास 2 मेटल्स हैं या 2 कोई भी चीजें हैं, अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो रब करने से क्या होगा, जो चार्जेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक से दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हमको बोलेंगे कि उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहला प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि आप उसको क्या करिए, रब करिए, रगड़िए। दूसरा प्रोसीजर होता है, उसको हम नाम देते हैं कंडक्शन का। कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में ये होता है कि सपोज दैट मेरे पास ये एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज चीज इस स्फीयर को मैं टच करता हूं, ये स्फीयर अभी न्यूट्रल है, तो अगर मैं इस नेगेटिवली चार्ज को इस स्फीयर के साथ ऐसे टच करता हूं तो टच करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इधर भी चले जाएंगे। तो जब अगर किसी चीज का टच करने से जो चार्जेस हैं वो दूसरे के ऊपर चले जाएं, उसको क्या नाम देंगे? कंडक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे? कंडक्शन। रबिंग प्रोड्यूस हुआ था जब हमने 2 न्यूट्रल बॉडीज को रब किया था। कंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जब आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इस तरह से भी ये चार्जेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तीसरा होता है बेटा जिसको आप इंडक्शन का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि यहां पर इंड्यूस्ड होगा प्रोसेस, इंडक्शन। अब इसमें कैसे होता है? इसमें हमने बात की दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे कंडक्शन में, लेकिन इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जैसे कि यहां पर एक न्यूट्रल स्फीयर है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इधर वाली साइड पे चार्ज है। हमने चार्ज को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच नहीं किया, बल्कि न्यूट्रल बॉडी चार्ज एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें डाइपोल प्रोड्यूस हो गए तो उन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर दिया,
अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ इंडक्शन। तो ये वो सारा हमारा बैकग्राउंड है जो कि चार्जेस से रिलेटेड करना था। क्लियर होगी बात? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अच्छा, यहां से कुछ चीज जो आप क्लियर नहीं हुई, क्लियर है सब कुछ? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ हम क्यों पढ़ते हैं इसको पहले देख लेते हैं। कूलम्स लॉ, बेटा हमने अगर चार्जेस को क्वालिटेटिवली स्टडी करना है तो वो तो हमने इस तरह से स्टडी कर लिया। हमें पता है क्वालिटेटिवली कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिपेल टू ईच अदर। हमें यह भी पता है जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरह से। बट अगर आपसे पूछा जाए ये जो चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज या दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये कितनी ताकत के साथ, कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा? कूलम्स लॉ। यानी कि हमें क्वालिटेटिवली तौर पर पता है, हमारे माइंड में स्केच है कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, लेकिन कितनी ताकत से रिपेल कर रहा है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करेगा। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ये हमें देगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस देगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ चार्जेस। चार्जेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बताएगा आपको कूलम्स लॉ। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो कूलम्स लॉ है ये असल में आपने ये भी याद रखना है, देखिए कोई भी लॉ है ना वो चंद एक कंडीशंस पर एप्लीकेबल हो सकता है। इसी तरह से अगर हम कूलम की बात करते हैं तो जो कूलम है इसका पूरा जो नाम था डैट वाज अ चार्ल्स कूलम, चार्ल्स कॉलम। अब चार्ल्स जो कॉलम्स था इसने 1784 के अंदर, ठीक है, तो ये असल में एक बेटा फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर है। इट इज अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। बुक ओपन करें जरा, उसका पहला पैराग्राफ देखिए। उसके पहले पैराग्राफ में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया हुआ है, जहां पे ग्रीन ग्रीन बॉक्स है ना, उससे ऊपर देखें, उसमें इन्होंने ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। लेकिन यहां पर एक जो पॉइंट है वो आपको बताना पड़ेगा। यहां पे देखें, ये एक एम्पिरिकल लॉ है। एंड वाली लाइन जरा पढ़िए, बिल्कुल एंड वाली लाइन। उन्होंने बोला है कि देखें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेजरमेंट्स ही डिड्यूस्ड अ लॉ। अब लफ्ज यहां पर इस्तेमाल क्या किया गया है? डिड्यूस्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? जो लफ्ज डिड्यूस्ड है, इट इज अ डिड्यूस्ड लॉ। इसको इसलिए कहते हैं ये डिड्यूस का मतलब क्या होता है? बिकॉज इट इज अ एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरिकल लॉ क्यों इसको बोलते हैं? एम्पिरिकल लॉ का मतलब एक ऐसा लॉ जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट किए जाएं और एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट से लॉ बनाया जाए, उसको नाम क्या देंगे? एम्पिरिकल लॉ। तो उन्होंने खुद यहां पे लिखा है कि ये जो लॉ है ये डिड्यूस्ड किया गया है कहां से? एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर। यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर उसका रिजल्ट निकाला, उसके रिजल्ट से उन्होंने ये लॉ निकाला, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं, इट इज डिड्यूस्ड ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की बेस पे डिड्यूस्ड किया गया है। अब हम देखते हैं जो चार्ल्स कॉलम है उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बेस पे ला दिया गया ना। तो अब हम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसने कैसे स्टेटमेंट बनाई। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? इसने दो चार्जेस लिए, उन दोनों चार्जेस को इसने चंद एक सम डिस्टेंस d के ऊपर या r के ऊपर इसने प्लेस कर दिया। दोनों चार्जेस को डिस्टेंस पर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अब एज यूजुअल ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनको एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। ठीक है, अब फिर उसने दूसरी बार क्या किया, उसने देखा कि इनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स है वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। कैसे, उसने चार्ज जो यहां पे दो रखे, उन दोनों चार्जेस के ऊपर जो चार्ज था वो 5 कॉलम था। 5 कॉलम का चार्ज इधर रखा, 5 कॉलम का चार्ज इधर रखा। अब दोनों चार्जेस जो 5 कॉलम के हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो चार्जेस ने एक दूसरे को एज यूजुअल रिपेल किया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो 5 कूलम का चार्ज है इसको एक्सचेंज कर दिया 10 कूलम के चार्ज के साथ। इधर 10 कूलम रखा, इधर भी कितना प्लेस किया, 10 कूलम चार्ज प्लेस कर दिया। अब जब उसने चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, जब उसने बेटा चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो मैग्नीट्यूड के बढ़ाते ही उसने क्या देखा, उसने देखा कि जैसे जैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के इंक्रीज होने की वजह से उनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दैट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। यानी कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की फोर्स है, अच्छा ये जो फोर्सेस होती है ना, आपके पास कूलम फोर्स हो गई या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, दीज फोर्सेस आर एक्चुअल म्यूचुअल फोर्सेस। म्यूचुअल फोर्सेस क्या होता है म्यूचुअल, फेसबुक पे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसे है। कौन कौन मास्टर है यहां पर फेसबुक का, है? नहीं हो ही नहीं सकता, ये देखो। अच्छा म्यूचुअल फोर्स से वो बैठी है इधर। एक म्यूचुअल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो फोर्सेस होंगे, टू फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। टू फोर्स सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उसको नाम देंगे म्यूचुअल फोर्स। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो यही होती है ना। सपोज दैट अगर जमीन आपको अपनी तरफ खींच रही है तो आप भी तो जमीन को अपनी तरफ खींच रहे हो ना, दैट इज अ म्यूचुअल फोर्स। वो फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपका मैस बहुत कम है और जमीन का मैस बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपकी जो फोर्स है वो फील नहीं हो पा रही। अच्छा जी, लेकिन इसी तरह से अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो अगर ये वाला जो चार्ज है, दिस चार्ज Q1 इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो चार्ज जो Q2 है वो भी Q1 को रिपेल करेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कूलम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन होगी वो एक चार्ज के अट्रैक्ट और रिपेल करने पर डिपेंड नहीं करेगी, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ पॉइंट। बुक में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यों लिखा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इसलिए लिखा बिकॉज ये म्यूचुअल फोर्स है। अगर ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये वाला चार्ज इसको भी रिपेल करेगा, तो दैट्स वाई अगर ये वाली फोर्स लगाएगा तो ये भी फोर्स लगाएगा, तो म्यूचुअल फोर्स लगेगी, दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको। क्लियर होगी बात। तो इसी वजह से पहले जो स्टेटमेंट की पहली जो लाइन है वो क्या है कि जो फोर्स होगी, मैं बेटा रैंडमली लिख रहा हूं स्टेटमेंट, आप अगर हुबहू वर्ड वाली करनी है तो वहां से कर लेना, ठीक है, बुक से। हाँ जी, बट फोर्सेस देखिए ये बात फिर वहीं पे आ गई, जैसे हमने यहां पर बात की ग्रेविटेशनल फोर्स की, एक का मैस ज्यादा है एक का मैस है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फोर्स हम भी लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स ही लगा रहे हैं, हम भी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जमीन भी उतनी फोर्स लगा रही है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ यही है कि हमारा मैस कम है उसका मैस ज्यादा है, तो इधर भी इक्वल फोर्स लगेगा बिकॉज इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है तो क्या होगा, फोर्स लगेगी, म्यूचुअल फोर्स लगेगी, ठीक है। ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ओके,
अब इसका बेटा दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। इसने क्या किया, इसने दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो रखा डिस्टेंस आर रखा, यानी कि डिस्टेंस आर का मतलब इसने सपोज दैट 5 मीटर के फासले पर रखती है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को 5 मीटर के फासले से उठा के कितने मीटर के फासले पर रख दिया, 10 मीटर के फासले पर रख दिया। अब देखो फासला डबल किया है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन भी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, यानी कि कम तो होगी, ये बात तो जरूर ठीक है कि फोर्स जो है वो कम हो जानी चाहिए, यानी कि अगर इनके दरमियान जो म्यूचुअल फोर्स मैं कहता हूं कि जो रिपल्शन थी वो 20 थी, आपके पास 20 न्यूटन थी, तो फासला डबल कर रहे हैं तो फोर्स कितनी रहनी चाहिए, 10 न्यूटन। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में जब उसने डिस्टेंस को डबल किया, उसने आर को 2r किया, तो उसने देखा डिस्टेंस के डबल करने की वजह से जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो रही है। फोर्स 2 गुना कम नहीं हो रही, उतनी कम नहीं हो रही, यानी कि अगर ये हाफ कर रहे हैं, अब डिस्टेंस ज्यादा कर रहे हैं तो ये हाफ होनी चाहिए। आ जाए, तो बेटा दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने कहा कि जब हम इनके दरमियान डिस्टेंस डबल करते हैं, डिस्टेंस के डबल करने की वजह से जो फोर्स है वो 4 गुना फर्क पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर पे है। 2 गुना करोगे तो वो 4 गुना कम होगी, 3 गुना करोगे तो वो 9 गुना कम होगी, 4 गुना फासला बढ़ाओगे तो वो कितने गुना कम होगी, 16 गुना कम होगी, ठीक है। तो एमसीक्यूज बन सकता है इसके ऊपर। तो हम यहां पे दूसरा पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान जो है। अब हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म की तरफ जाते हैं इसी स्टेटमेंट की। ये हमारे पास बेटा स्टेटमेंट है, चलें जी। इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप मिलाते हैं तो इसके मिलाने से आपके पास बच्चे जो इक्वेशन बनेगा वो आपके पास आ जाएगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और नीचे बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो K आ जाएगा, K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको आप कूलम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ये हमारे पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया गया। अब अगर हम बेटा K की बात करते हैं, यानी कि अगर हम इस कूलम फोर्स की डिपेंडेंस की बात करें कि ये जो कूलम फोर्स है, ये जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान, ये किस चीजों पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट तो रह ही गया, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक में या यहां पर भी हमने अभी अभी बात की कि जो चार्जेस सेम होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और ये हकीकत भी है। लेकिन अगर बेटा हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, एटम के न्यूक्लियस की, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? वो किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, उनको भी रिपेल करना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में निकल नहीं रहे। क्यों है आंसर? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर वाली साइड पर है ना, वो तो बाहर वाली साइड पर है। चार्जेस तो पॉजिटिव चार्जेस ये पड़ा है, ये पड़ा है, इन दो। न्यूट्रॉन का इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल बॉडी है।
उसकी एक रीज़न होती है कि अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हो तो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल किस्म की फोर्स होती है जिसको नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब इतना ज़्यादा करीब ले आएं तो इनको एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लाने की वजह से इनके दरमियान जो कूलम फोर्स है, जो रिपल्शन फोर्स है, उसके बरक्स एक और फोर्स पैदा हो जाती है जिसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स भी आ जाती है, और वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये इतनी ज्यादा होती है, ये न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स से बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, अदरवाइज तो वो बिखर जाने चाहिए। बिखर क्यों नहीं रहे? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा है और वो फोर्स बहुत कम है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स है हमारे पास कूलम फोर्स, ये किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंस की बात कर लेंगे। बेटा अगर इस फोर्स की डिपेंडेंस की बात करते हो तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, मीडियम बिटवीन चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस। दो चार्ज के दरमियान जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि ये जो दो चार्ज रखे हुए हैं आपने, इसके बीच में आखिर है क्या? इसमें कोई स्पेस पड़ी है, हवा है, या किसी आपने लकड़ी का गत्ता रखा हुआ है, या मेटल है, क्या चीज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि अगर दो चार्जेस है ना आपके पास, दो चार्जेस के दरमियान आप कोई मीडियम प्लेस करते हो तो उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरी बात, यूनिट ऑफ स्केल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये यूनिट्स पे भी डिपेंड करेगा। यूनिट का मतलब ये होता है आपने यहां पर जो डिस्टेंस लिया है दो चार्जेस के दरमियान, वो मीटर में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है, चार्ज का जो यूनिट है वो आपने कूलम में लिया है या किसी और यूनिट में लिया है, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर हम बात करते हैं कूलम फोर्स फॉर द वैक्यूम, कूलम फोर्स फॉर वैक्यूम की बात कर रहा हूं बेटा। अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम के लिए जो कूलम फोर्स होती है वो आपके पास ये आ जाएगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बट यहां पर अगर हम K की बात करते हैं तो जो K होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज अ ग्रीक लेटर, ये एक ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि फोर्स फॉर वैक्यूम अगर आपको चाहिए, अगर आपको फोर्स फॉर वैक्यूम लेना है, यानी कि दो चार्जेस पड़े हैं, दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब स्पेस है, कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये होगी। समझ आई बात? अगर वैक्यूम है तो K की वैल्यू ये होगी। अब K की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो आपके पास बेटा ये वाली आ गई, और K की वैल्यू होती है, K होता क्या है? K की वैल्यू बेटा आपने यहां से निकाल सकते हैं हम। एप्सिलॉन नॉट की अगर हमारे पास वैल्यू हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। बेटा एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? इट इज अ परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का मतलब शायद परमिशन होता है। बेटा ये परमिशन से रिलेट करता है, लेकिन अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हाई है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी परमिशन ज्यादा है। अलबत्ता आप ये याद रखना कि जो परमिटिविटी होती है इट इज द इनवर्स इन रिलेशनशिप विद परमिशन। परमिटिविटी इनवर्स रिलेशनशिप में होती है किसके साथ? परमिशन के साथ। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना अगर किसी चीज की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी कम होगी उसके अंदर फोर्स के गुजरने की परमिशन उतनी
ज्यादा होगी। के की वैल्यू निकालते हैं पहले। के की वैल्यू मैंने निकाली, के इज इक्वल टू एफ आर स्केयर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, ऊपर स्केयर है तो न्यूटन मीटर स्केयर आ जाएगा। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो दो चार्जेस हैं कूलम और कूलम, कूलम स्केयर आ जाएगा। और ये कूलम स्केयर ऊपर जाएंगे तो बेटा के का जो यूनिट है वो आपके पास आ गया न्यूटन मीटर स्केयर कॉलम इनवर्स स्केयर, दैट इज द यूनिट ऑफ के। ये के का यूनिट निकाल लिया। अब अगर हमें परमिटिविटी का यूनिट निकालना है तो आपने खुद यहां पे देखा है इस फार्मूला के अंदर कि जो परमिटिविटी है वो के साथ किस कनेक्शन में है, किस रिलेशनशिप में है? इनवर्स। यानी कि सारे के सारे जो यूनिट्स होंगे वो परमिटिविटी के केस में चेंज हो जाएंगे। यानी कि न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये यहां पर कैसे यूनिट लिखा गया है? ये बेटा इन्होंने 10⁻⁻12 ये इन्होंने यहां से इस तरह से निकाला, न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स स्केयर और साथ में क्या आ गया? कॉलम स्केयर आ गया। अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हो, अब बेटा यहां पे खुद देखें, वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू माइनस में है, यानी कि बहुत कम है। इसका मतलब वैक्यूम की अगर परमिटिविटी बहुत कम है तो वैक्यूम बहुत ज्यादा परमिशन अलाउ करेगा चार्जेस की फोर्स को गुजरने की, ऐसे है ना? तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि उसकी परमिटिविटी बहुत कम है तो परमिशन बहुत ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात? तो अगर बेटा आप इस वैल्यू को इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, पाई की वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास के की वैल्यू निकल आएगी, फिर आपके पास आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। उसके बाद बेटा न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम इनवर्स स्क्वायर। अब इतना लंबा हम प्रोसीजर करने के बजाय कि परमिटिविटी स्पेस की वैल्यू मालूम करें उसके अंदर पुट करें, हम डायरेक्टली के की वैल्यू पुट कर देते हैं जब हम कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे होंगे। ओके, अब यहां पे देख लें बेटा, वैक्यूम के लिए आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, फोर्स फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास यहां तक सोल्व हो गया। बेटा अगर मैं वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि इनके दरमियान जो मीडियम है वो एयर है, तो एयर की भी वैक्यूम जितनी ही होती है परमिटिविटी 1.0006 आ जाएगी, थोड़ी सी होती है बट निग्लिजिबल होती है। लेकिन अगर उसके बीच में हम कोई और मीडियम रखते हैं, आपकी बुक में देखें इस टॉपिक पे बिल्कुल साइड पे, वहां पर उन्होंने चंद एक मेटल्स की, मटेरियल्स की परमिटिविटी दी हुई है, दी गई है ना। तो बेटा अगर आपको कहा जाए कि दो चार्जेस पड़े हैं, इतने डिस्टेंस पे पड़े हैं, इन चार्जेस पे इतना इतना चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, उसके बीच में जो आपके पास परमिटिविटी दी गई है वो ये है। मैं एक सिंपल करवा के दिखाता हूं। यहां पर बेटा दूसरे नंबर पे देखें, चले हम लेके चलते हैं, वाटर को ले चलते हैं, एंड पे, एंड से स्टार्ट करते हैं। इस टेबल में सबसे हाई किसकी है? वाटर की है, डिस्टिल्ड वाटर है ये, उसके 78.5 है। बेटा अगर मैं आपको कहूं कि दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान में वाटर मौजूद है, आप मुझे बताइए, दो पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 5 मीटर का है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड 10 कॉलम है, उसको मैंने पानी में रखा है, मुझे बताएं वो कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे। तो आपको परमिटिविटी चाहिए पानी की, डिस्टिल्ड वाटर की, तो वो 78 है ना। तो बेटा आपको क्या करना है, सिंपली एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आपको यहां पर वो पुट कर देनी है, नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं बेटा, परमिटिविटी की बात की जा रही है ना, तो परमिटिविटी में हम परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिशन। अब उसकी परमिटिविटी माइनस में नहीं है, प्लस में है। परमिटिविटी उसकी बहुत हाई है, इसका मतलब उसकी परमिशन क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये बेटा परमिटिविटी दी गई है, यहां पर आपने ई नॉट की जगह पर, ई नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पर ई एम कर देंगे, मीडियम की कर देंगे, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे तो फिर बेटा के की जो वैल्यू आएगी वो ये नहीं आएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप इस पूरे फार्मूला में वो बाकी चीजें पुट करेंगे और आपके पास मीडियम के लिए निकल आएगा, सारा कुछ निकाल लोगे। क्लियर हो गया आयशा? अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसी टॉपिक में, एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी?
अच्छा, वेक्टर फॉर्म क्या होती है कि अगर हम किसी फोर्स के डायरेक्शन बता देते हैं तो हम कहते हैं अगर किसी फोर्स की डायरेक्शन बता देंगे तो वो उसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म आ जाती है। वो उसकी कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म होती है। अब अगर हम डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो डायरेक्शन को बताने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आप एक वेक्टर यूज करते हो जिसको क्या नाम देते हो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा किस लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन को बताता है। तो सिंपल करना कुछ भी नहीं है, हमें यहां पर F लिखेंगे फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 और साथ में बेटा यूनिट वेक्टर यहां पर लगा दोगे R हैट। दैट्स इट। जब R हैट लगा दोगे तो फोर्स के ऊपर वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई। क्लियर है ना? तो हमने कुछ यहां पे ज्यादा नहीं देखा, हमने सिर्फ सिंपल उसकी वेक्टर फॉर्म को स्टडी किया, ये वेक्टर फॉर्म निकल आई। अब बेटा अगर आपको न्यूटन के लॉज याद हों मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये होता है कि ये आपके पास बेटा चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है। अच्छा, एक और चीज बेटा याद रखना, ये जो लॉ है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, ये लॉ एप्लीकेबल कब होगा, चंद एक कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, ये लॉ एप्लीकेबल होगा जब चार्जेस आपके पास होंगे पॉइंट चार्ज। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर छोटे छोटे चार्ज है ना तो फिर ये लॉ अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड चीज, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द स्टैटिक चार्जेस, यानी कि वो चार्जेस जो किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है, मूव नहीं कर रहे, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, वरना ये लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज, लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस, लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस, लाइन ज्वाइन द फोर्स, लाइन ज्वाइन एट द सेंटर ऑफ फोर्स आएगा, सेंटर ऑफ द चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है बेटा, ये यहां से इसकी जो फोर्स है वो दूसरे चार्ज के सेंटर पे जाके ज्वाइन करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, वो ये वाला चार्ज जो है वो फोर्स लगाए नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नहीं, वो कहां पे लगाए, उसके चार्ज के सेंटर में लगाना चाहिए। अगर ये सेंटर में लगा रहा है तो ये भी इसके सेंटर में ही लगाए, तो देन वो एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। अब ये सपोज दैट दिस वन इज अ चार्ज Q1, दिस वन इज अ चार्ज Q2। अब चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, म्यूचुअल फोर्स है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ हमें बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कि कोई भी जो चीज है ना वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा म्यूचुअल कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। इसी तरह से ये फोर्स भी ऐसे ही है। अगर चार्ज Q1 Q2 को रिपेल करता है तो वो एक फोर्स से रिपेल करेगा, वो जो फोर्स होगी उसको हम नाम देंगे F21, F21। F21 का मतलब यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। इसी तरह से जो चार्ज Q2 होगा वो भी Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर बेटा आपके पास आ गया Q2 पॉजिटिव, ये भी इसको इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग द फोर्स, ये भी इसको रिपेल करेगा। अब ये इसको रिपेल करेगा तो ये कौन सी फोर्स लगाएगा, F12, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। ठीक है, अच्छा जी। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि जितनी फोर्स ये वाला इस चार्ज पे लगाएगा उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो हम जरा उस लॉ के मुताबिक यहां पे लिखते हैं, न्यूटन लॉ के मुताबिक, न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम यहां पे लिख देते हैं बेटा F21 इज इक्वल टू माइनस F12। F21 की जगह पे फोर्स लिखते हैं बेटा, F21 का मतलब ये है कि इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। बेटा अगर फोर्स F21 है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्या आएगा, R21 आएगा। तो
तो मैं यहां पे लिखता हूं R21 ऊपर हैट इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्केयर R12 ऊपर क्या आएगा, हैट आ जाएगा। अब गौर करें तो बेटा ये वाला सारा फैक्टर इस टोटल फैक्टर से कैंसिल हो रहा है। अब रिजल्ट क्या आया, R21 ऊपर हैट इज इक्वल टू R12 और ऊपर हैट आ गया, यानी कि ये नेगेटिव साइन भी मौजूद है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं वही जो हैं इक्वल होते हैं, बल्कि उनकी जो डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर बता रहा है, वो भी एक दूसरे के क्या होती है, ऑपोजिट होती है। दैट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस कूलम्स लॉ। क्लियर होगी बात। तो यहां पर जो आपका कूलम्स लॉ है बेटा वो एंड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आगे वाले जो टॉपिक्स हैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, क्योंकि जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट होगा उतनी ही एक्सप्लेनेशन हम उसकी करेंगे। अब अगला टॉपिक हम जरा समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। टॉपिक नेम इज फील्ड ऑफ फोर्स। क्या है, फील्ड ऑफ फोर्स है। अब फील्ड ऑफ फोर्स को जरा समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस फील्ड ऑफ फोर्स। देखिए नाम क्या लिखा उन्होंने, फील्ड ऑफ फोर्स, यानी कि अगर आप किसी की फील्ड में जाएंगे तो ही वो आपके ऊपर क्या लगा पाएगा, फोर्स लगाएगा, वैसे नहीं लगाएगा। ठीक है, अब देखें इसका सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं आपको। सपोज दैट दिस वन इज अ चार्ज, ये आपके पास चार्ज आ गया Q इस तरह से। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं कि ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज Q के इर्द गिर्द इसकी फील्ड है इस तरह से। अगर आप किसी चार्ज को, इस चार्ज, किसी भी चार्ज को, किसी पॉइंट चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को, व्हाट इज पॉइंट चार्ज बताया था मैंने अभी, जल्दी से रिपीट करते जाओ। पॉजिटिव स्मॉल चार्ज, उसको क्या नाम देंगे, पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। अगर मैं किसी पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, छोटे से चार्ज को इस चार्ज के करीब लेके जाता हूं जो कि P पॉजिटिव ही है, तो जैसे ये चार्ज इस चार्ज की फील्ड में इंटर होगा तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसको क्या नाम देंगे, फील्ड ऑफ फोर्स का नाम देंगे। अब हमें यह मालूम है कि बेटा जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन क्यों लगाता है नहीं मालूम, तो क्या बोलेंगे, ये चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हमें नहीं मालूम क्यों लगाता है, बट वो लगाता है। लेकिन फील्ड ऑफ फोर्स, अच्छा फील्ड ऑफ फोर्स के में आपके ज़हन में शायद ये भी आ सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं चार्ज को, चार्ज Q को इसके करीब लेके आ रहा हूं। मैं चार्ज Q को मैग्नेट के नॉर्थ या साउथ पोल के करीब लेके आऊं, तो क्या ये मैग्नेट इस चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। बिकॉज जो मैग्नेट है वो मैग्नेट के पॉजिटिव और यानी कि नॉर्थ और जो साउथ पोल है उसको अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, और जो चार्ज है वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, ये एक दूसरे के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा फील्ड ऑफ फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फील्ड ऑफ फोर्स, जैसा कि एक फोर्स की बात कर लें, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आ रही है नहीं मालूम। आपको पता है पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो इस फोर्स के ऊपर टिका हुआ है, आसमान से आ रही है। तो बेटा आपको आसमान की तरफ खींच लेना चाहिए फिर तो। क्या बात करते हैं आप। अच्छा अब जमीन से आ रही है, अब जमीन से कहां से आ रही है, अच्छा अब ज़मीन से आ रही है, ज़मीन से कहाँ से। देखिए कुछ मुसलमानों का मानना ये है कि ज़मीन का जो सेंटर है, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं ज़मीन के सेंटर से फोर्स आ रही है। अब ज़मीन का सेंटर का किसी को मालूम नहीं है, पता नहीं है ख़ास कुछ। जो मुस्लिम लोग हैं, ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनका मानना ये है कि जो ज़मीन का सेंटर है वो है आपका मक्का, तो वहाँ से आ रही है। बट कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, ये कहीं और से आ रही है। तो जब हम ज़मीन के नीचे वाली साइड पर जाते हैं
हमें यही लगता है कि ये ज़मीन से आ रही है, लेकिन बेटा जब हम ज़मीन के सेंटर में पहुंचते हैं ऑलमोस्ट, तो सेंटर में ये फोर्स ज़ीरो है। बाहर वाली साइड पर जाएं तो इंक्रीज हो रही है, ज़मीन के सेंटर की तरफ अगर आप खोज करने निकलते हैं कि ये खुदाई करते हैं, हमें लगता है कि ये ज़मीन के अंदर से आ रही है फोर्स। अगर आप खुदाई करके नीचे जाते हैं तो ये फोर्स कम हो जाती है, हालांकि बढ़नी चाहिए, बट ये क्या हो रही है, कम हो रही है। अब कम हो रही है तो डैट से किसी को नहीं मालूम कहाँ से आ रही है। चांद पे भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो उसकी अपनी है, उसकी जो पावर होती है वो होती है 3.74 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। हमारी ज़मीन की होती है 9.8, सन की होती है 274.2। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं, अब दूसरा जो टर्म है यहाँ पर फील्ड फोर्स का पता चल गया। ये फील्ड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द माइकल्स फैराडे। ये माइकल फैराडे ने दिया था कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम इसके अलावा दूसरी बात करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अब क्या होती है, देखें। अगर मैं बेटा यहां पर बात करूं चार्जेस के बारे में, एक पॉइंट चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, यानी कि ये चार्ज बेटा जब इस पॉइंट चार्ज को आप इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे, तो ये वाला जो चार्ज है ये दूसरे चार्ज को कितनी ताकत से रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये वाला चार्ज, एक चार्ज है बेटा मेरे पास, चार्ज क्यू, मैं कैपिटल क्यू कर लेता हूं। मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू पॉजिटिव, और एक मेरे पास पॉइंट टेस्ट चार्ज है। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो है इसको लेके आता हूं चार्ज क्यू पॉजिटिव की, कैपिटल क्यू की फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, ये उसको रिपेल या अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन उसके रिपेल या अट्रैक्ट करने की जो कुव्वत होगी उसको क्या नाम देंगे, उसकी इंटेंसिटी का नाम देते हैं। और बेटा ये इक्वल होता है E इज इक्वल टू F माइनस F डिवाइडेड बाय Q। यानी कि ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है बेटा, ये डिपेंड कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के ऊपर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का नाम क्या होता है, कूलम्स फोर्स का नाम होता है। यूनिवर्स में गिनती चुनती की 3-4 फोर्सेज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक आपके पास ये चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, कूलम फोर्स है, एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, एक आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, नहीं बेटा, फैराडे ने सिर्फ ये बताया था फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में, कूलम्स ने हमें ये बताया था। वो तो फैराडे का लॉ था ना, आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 15 के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने तो जादू करके दिखाया था आपको, बिजली पैदा करी है कैसे फ्री में। आप लोग नहीं कर सकते। अच्छा चलें, फोर्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स बेटा दो चार्जेस है ना, एक क्यू पॉजिटिव दूसरा क्यू नेगेटिव, और सॉरी बेटा क्यू ही है, तो इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू। अब बेटा ये क्यू इस क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आपके पास जो इंटेंसिटी आ जाएगी E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर का जो स्क्वायर होगा ये उसके इक्वल आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका बेटा जो सेकंड है वो हो गया। अगर यहाँ से आप यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, आप उसके यूनिट्स पुट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स निकल आएंगे आपके पास। या सिंपली तौर पर आप बेटा यहाँ से निकालना चाहते हो तो बेटा फोर्स न्यूटन का फोर्स किसका, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट कॉलम, तो न्यूटन कॉलम इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो। अगर दूसरे यूनिट्स निकाल लें तो वो भी आप निकाल सकते हो। जो टॉपिक में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, बिकॉज यहाँ से कुछ ज़्यादा आता नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ जी, और अगर बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म अगर आपको कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म बतानी है आपने, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर, वेक्टर। अब ये वेक्टर क्यों होती है, क्योंकि जो कूलम फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो कौन सी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसी वजह से ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमें इसको वेक्ट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगा देना पड़ेगा, और ये हमारे पास उसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है?